हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की। जो कि 12th क्लास फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कि ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की, इसके बहुत ज़्यादा पूछता है इस चैप्टर से। तो उसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव है? 60 ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कर देना है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप लिख सकते हैं केकेजी बिना स्पेस दिए हुए क्लासेस लिखिएगा, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो वह बताना है। तो क्या किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। यानी कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है, यानी कि परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। तो किसमें समांतर हो जाती है? तो किसमें? तो केवल अवतल दर्पण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केवल अवतल दर्पण में समांतर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह बताना है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिल्कुल सही, प्रकाश के रेखीय परासन पर। आप लोग सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, प्रकाश के रेखीय परासन पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण को मुड़ने की घटना, यानी कि मुड़ जाती है, इसे कहते हैं। यानी कि जब एक माध्यम से, यानी कि इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की किरण मुड़ जाता है, चाहे इधर मुड़े चाहे इधर मुड़े, तो इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से आप ही को फायदा है, क्योंकि आपका यह वीडियो सेव रहेगा आपके प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष, क्या जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा? जिसके सापेक्ष कहता है ना उससे भाग दे दे, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि कांच के सापेक्ष बोल रहा है तो बस 4/3 और कांच से 4/3 और कांच से भाग दे दीजिए, यानी कि भाग दीजिए, यानी कि 3/2 और ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी कि 8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष कहता है ना, यानी कि जल के कांच के सापेक्ष, तो कांच से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा? यह है जल का, यह है जल का, यह है कांच का, तो इससे इसमें भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक लेंस को उपरांत को काले रंग से रंग दिया जाता है, यानी कि एक ऊपर, यानी कि एक लेंस है, इसकी सतह है ना, इसको काले रंग से रंग दिया जाता है, तो इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? इसका तीव्रता क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? तीव्रता घट जाएगा, तीव्रता कम हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे गलती टाइपिंग हुआ है तो इसको हो ही नहीं सकता, यहीं पे होना चाहिए आंसर। तो क्या होगा? तीव्रता घट जाएगा, याद कर लीजिए, तीव्रता घट जाएगा, तीव्रता घट जाएगा, यानी कि तीव्रता कम हो जाएगा, यानी कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं कुछ, यानी कि इनमें से कोई नहीं मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए तीव्रता घट जाता है, लेकिन यहाँ से गलती टाइपिंग हुआ है, तो बस इतना ध्यान दीजिए, तीव्रता कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कांच से, यानी कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है, यानी कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? कम अपसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कम अपसारी हो जाता है। यानी कांच के जब जल में डुबाया जाता है, जब अवतल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो वो हो जाता है कम अपसारी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 60 क्वेश्चन, तभी आपको कुछ होगा, नहीं तो आप भागिएगा तो ऐसे नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो, यानी कि किसी लेंस की f मीटर हो तो इसकी क्षमता, यानी कि इसकी क्षमता का मान होगा, इसकी क्षमता का मान क्या होगा वह बताना है। तो क्या होगा? 1/f डायोप्टर। अगर आप देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कुछ, अगर f मीटर के जगह f सेंटीमीटर रहता, तो क्या होता? 100/f होता, 100/f, क्योंकि लेंस के क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर होता है, यानी कि अगर क्षमता निकाले m = तो अगर f 1/f होता है, लेकिन f क्या हो? f मीटर में हो,
एफ मीटर में हो, लेकिन जैसे एफ सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर 100 लगता है। तो यह ध्यान रखिएगा एफ मीटर में है या सेंटीमीटर में है, इस बात को समझ गए। तो यानी कि यह मीटर में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/f डायोप्टर। और लेंस का क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो अभी बताया ना एम इक्वल टू क्या लिखिएगा सेंटीमीटर, यानी कि 100/f, 100/f ये फॉर्मूला हो गया। और एफ के जगह क्या लिखिएगा, एफ के जगह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि काट दीजिए तो 5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, f1 तथा f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब संपर्क में रहेगा ना तो वह क्या होता है, श्रेणी क्रम में मान लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा फोकस दूरी, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। और इसको जब हल कीजिएगा ना तो क्या होगा, f1 f2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे f2 प्लस f1 जब इसको उल्टा कीजिएगा यानी कि f इक्वल टू निकालिएगा तो f यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। आप निकालिएगा, यह निकालिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा, 1/f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एक दूसरे के सटे रखे हैं। देखिए यहाँ पे 30 नहीं होगा, -30 होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। तो -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एक दूसरे के सटे रखे हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी होगा। आप 30 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए, इस पर ऐसा जरूरत नहीं है कि यही अंक पूछेगा, बस वही लगाइएगा क्या, यानी कि 1/f, यानी कि सटे का फोकस संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो संयुक्त का फोकस दूरी यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस पर रख के निकालिएगा तो आपका आ जाएगा। तो किस प्रकार से निकलना, चलिए अभी निकालते हैं। यानी कि 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/20। देखिए यहाँ पे -30 था, लेकिन आप यहाँ +30 दिया तो कोई बात नहीं, आंसर से मैच नहीं करेगा, कोई बात नहीं। तो 1/30 प्लस 1/60 निकालिएगा तो इसको लॉसा लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1, यानी कि जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 6 और अपॉन आ जाएगा आंसर। टेंशन मत लीजिए, हम सोचे कि यहाँ पे ऐसे माइनस भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 60 यानी कि होगा 3 5 6 और यह कट जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो यानी कि 1/f इक्वल टू 10, यानी कि 1/10 जब f को ऊपर कीजिएगा 10 भी ऊपर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 10 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बना कर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, संयुक्त का फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा तो 1/f प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 या डैश डैश जहाँ तक जाए वहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समान फोकस दूरी f के दो, यानी कि समान होना चाहिए, समान फोकस दूरी दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें, अभी संपर्क में रखें तो संयोजन की फोकस दूरी बस वही है, बस क्या करना था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, यहाँ पे समान दे दिया है, तो 1/F लिख दीजिएगा, क्योंकि f छोटा दिया है, तो 1/f प्लस 1/f, क्योंकि दो कह रहा है, दोनों समान है, यानी कि यह समान है, तो इसका f हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि f/2, तो यानी कि ये उल्टा चल जाएगा ना, f निकालिएगा 1/f है तो f निकालिएगा तो f ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर यानी कि इस पर हरदम क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन इस पर हम ला दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस होगा, यानी कि जो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस है, क्या दो उत्तल लेंस है, क्या संपर्क में रखे, यानी कि दोनों को सटा कर रखा गया है, तो इसका संयुक्त यानी कि इसका जोड़िएगा तो क्या लेंस आएगा, तो उत्तल ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है, यानी कि पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है तो किसके भांति, तो अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपसारी लेंस की भांति। यानी कि जब पानी का बुलबुला होता है वायु के अंदर, यानी कि वह कार्य करता है, यानी सॉरी वायु का बुलबुला पानी के अंदर कार्य करता है तो अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक लेंस एक उत्तल लेंस वस्तु और उसके प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि कहने का मतलब है एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, 4f के बराबर होता है, ना अधिक न कम, 4f के बराबर होता है, यानी कि 4f के बराबर f है, यानी कि फोकस दूरी है f, तो 4f के बराबर होता है, इस बात को याद रख लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह बताना है। तो कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण, या उत्तल दर्पण की जगह कहूँ अभी अवतल लेंस भी कर देना, अवतल लेंस कर दे तो वो भी बनाता है, यानी कि दोनों सही होगा। अवतल लेंस भी सही हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं होगा। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस किसी वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल दर्पण बना सकता है या अवतल लेंस बना सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द्वि लेंस यानी कि द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो, यानी कि द्वि उत्तल लेंस यानी कि दो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। कहाँ स्थित हो, तो कहाँ हो, प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु स्थित रहेगा तो वह आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, घटता है। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश के किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है, यानी कि कांच से जब कांच कोई रहेगा, कांच के सिले उससे जब जाएगा प्रकाश हवा में तो उसका क्रांति कोण न्यूनतम होगा। किस में न्यूनतम होगा, तो बैगनी के लिए न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा है। 1980 से लेकर क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1980 से जो भी पूछा गया क्वेश्चन है सभी इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश के क्रांति कोण का महत्तम, यहाँ पे क्या था न्यूनतम, यहाँ पे क्या है महत्तम, तो महत्तम में क्या होगा लाल और न्यूनतम में क्या बैगनी। समझ लीजिए इस बात को। तो 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है, एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, यानी कि एन अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण होता है, क्या होता है, तो जल्दी बताइए, कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा, 1 - n मत पर जाइएगा, यानी कि n-1 होता है। क्या होता है, n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए n-1 इंटू ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफ्यूजिंग मत होइएगा, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण होता है n-1 इंटू ए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, यानी कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, तो क्या होता है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विचलन भी घटता है अपवर्तनांक भी घटता है। यानी कि सौर के स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, तो विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, यानी कि निम्नलिखित में से किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है वह बताना है। तो किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो क्या है, तो गामा किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से गामा किरण का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान से, यानी कि जो पृथ्वी से हम जब अगर आसमान देखेंगे, अगर पृथ्वी से आसमान को देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो काला नजर आएगा। जब वायु नहीं रहेगा तो, यानी कि वायुमंडल नहीं रहेगा तो काला नजर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यह जरूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको फायदा है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन को हम डील करने वाला है ऑप्टिक्स, और बहुत VVI मोस्ट भी है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है, तो क्यों होता है, तो वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक प्रकीर्णित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक प्रकीर्णित करता है, इसीलिए, यानी कि जब वायुमंडल है तो लघु तरंग को अधिक प्रकीर्णित कर देता है, बहुत अलग कर देता है, इसलिए लाल तक कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए वह दिखाई देता है। और जो लघु, यानी कि लघु मतलब कम होता है, जो जिसका तरंग दर कम होता है तो उसको बहुत प्रकीर्णित यानी कि बहुत फैला देता है, और लाल रंग कम होता है इसलिए कम फैलता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो यह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में, यानी कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका वेग क्या होता है, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। क्या, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्यों, देखिए लाल रंग कह रहा है जब प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग का प्रकीर्णन विचलन यानी कि प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका वेग सभी रंगों से अधिक होता है, सभी रंगों से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक वर्णीय लिखा हुआ है, गलती से लिखा है। एक वर्णीय प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि एक माध्यम से दूसरे यानी कि μ1 है, मान लीजिए μ2 है, यानी कि माध्यम 1 माध्यम 2, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तित नहीं होता है। उसमें कौन सा चीज़ जो कोई परिवर्तित नहीं होता, किसमें, तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक, यह क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके हैं। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले हम लगभग आज मतलब 10-12 क्वेश्चन पहले हम इस क्वेश्चन को बताए थे। तो कमेंट करके बता दीजिए कौन होता है, बढ़ेगा या घटेगा, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्या है, आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण है, यानी कि आकाश के नीला प्रतीत होने का कारण क्या है वह बताना है। तो क्या है, तो बता सकते हैं, तो बिल्कुल प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। किसी वस्तु का रंग का कारण है, देखिए किसी वस्तु का रंग का कारण है क्या, तो क्या है जल्दी बताइए। अब सोचिएगा व्यक्तिकरण, जो कि व्यक्तिकरण नहीं होगा तो वर्णात्मक अवशोषण होगा। क्या, वर्णात्मक अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्णात्मक अवशोषण। अगर इसका आपको आंसर कंफ्यूजिंग है तो आप देख सकते हैं गूगल पे, क्योंकि हम गलती नहीं है, यह बुक से हम लाए हैं, यह बुक से लाए हैं और यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग 1989 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यह वर्णात्मक अवशोषण होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि समतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण, यानी कि तीनों दर्पण द्वारा हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, जो तालाब होता है, जो तालाब उसका तली जो होता है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, तो अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही तालाब की तली होता है जो कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे 32 किस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है किस किरण यानी किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, यानी कि किस कारणवश जो वायु का बुलबुला होता है वह चमकता दिखाई पड़ता है, किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, जो वायु का बुलबुला वह पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण होता है, यहाँ पे कौन गलती से लिखा गया, कोण होना चाहिए, क्या, कोण। तो यहाँ पे क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है कहाँ से, कांच से पानी में, कांच से वायु में, हीरा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में कांच से पानी में, यानी कि जब कांच है, यहाँ पे कांच की कोई सिल्ली है, यहाँ पे पानी है, जब कांच से होते हुए जब पानी में जब कोई गुजरेगा किरण तो उसमें क्या होगा, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्रांति कोण होगा अधिकतम होगा। क्या, जब क्रांति कोण कब होगा, कांच से पानी में जब जाएगा तो क्रांति कोण अधिकतम होगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण सघन माध्यम में, यानी कि क्रांति कोण जो सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में परावर्तन कोण होता है, यानी कि उतना ही क्या कहा, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में कोण है, क्या होगा, तो 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी उत्तल लेंस, यानी कि जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, क्या का 1.5 है तथा फोकस दूरी f है, यानी जब भी किसी, यानी कि उत्तल लेंस की क्या है, अपवर्तनांक क्या 1.5 है तथा फोकस दूरी क्या है, f है, तो जल में डुबाया जाता है, यानी कि उसको जल में डुबाया जाता है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी क्या होगा, f से बढ़ जाएगी, यानी कि जो फोकस दूरी f है उससे थोड़ा बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, f से बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन क्या है, कांच यानी कि एन, कांच का एक उत्तल लेंस, क्या कहा है, कांच का एक उत्तल लेंस जो N1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जा गया है। यानी कि जो समझिए यहाँ पे कांच का एक उत्तल लेंस है, कांच का उत्तल लेंस तो उत्तल कांच का ही होता है, तो N1 यानी कि N1 अपवर्तनांक वाले जल में, द्रव या जल में डुबाया गया है। अब यदि प्रकाश का समांतर किरण यानी कि जो प्रकाश का समांतर जो किरण पुंज है से गुजरने के बाद अपसारित हो जाती है, यानी क्या होती है, समांतर जो प्रकाश की किरण, समांतर किरण पुंज गुजरने के बाद क्या होता है, अपसारित हो जाती है। तो क्या होगा, जो N1 होगा ना वो छोटा होगा N से, यानी कि यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, N1 छोटा होगा N से, यानी कि बी नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का रंग का कारण है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, किसी क्या का वस्तु यानी किसी वस्तु का रंग का कारण क्या है, तो वर्णात्मक अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्णात्मक अवशोषण। जब अगर यही कहता किसी फिल्म, क्या कहा, अगर किसी फिल्म, अगर फिल्म का रंग का कारण पूछता तो व्यक्तिकरण होता। याद रखिए, किसी अगर फिल्म का रंग का कारण पूछता तो व्यक्तिकरण, यानी कि वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है आपको, तो आप पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर किसी वस्तु का रंग का कारण का तो क्या होता है, वर्णात्मक अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी जब स्वस्थ व्यक्ति है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है तो वह कितना दूरी तक न्यूनतम कितने दूरी तक देख सकता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को हम लोग नहीं देख सकते, यानी कि 25 सेंटीमीटर के निकट की दूरी को नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से जहाँ तक हम देख पाए अधिकतम देख सकते हैं, लेकिन उससे कम दूरी तक नहीं देख सकते, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछ रहा है। क्या अधिकतम दूरी समझ रहे हैं ना, यानी कि हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो कहाँ तक देख सकते हैं, हम अनंत तक देख सकते हैं। अनंत, अब सोचिएगा अनंत तक कैसे देख सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम लोग, इसका अंत ही नहीं है, कहाँ तक देख सकते हैं। अब बोलिए कैसे, तो आप ही बताइए, अगर हम लोग तारा को देख पाते हैं, तारा, हम लोग तारा के स्टार को देख पाते हैं, ठीक ना, तारा की ऊंचाई आपको पता है क्या, तारा की ऊंचाई पता नहीं, किसी को नहीं पता कि कितना ऊंचाई पर तारा रहता है, यानी कि इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। यानी कि तारा को हम जब देख पा रहे हैं, यानी कि वो इन्फिनिटी है, उसका ऊंचाई पता नहीं आपको, किसी को पता नहीं कितना ऊंचाई है, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसलिए हम देख पाते हैं, इसलिए हम अनंत तक देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक समझिए, यहाँ पे आपको पूछ देगा सरल सूक्ष्मदर्शी, और कभी पूछ देगा आपको, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन होगा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। क्या होगा, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पे एक ट्रिक समझिए, देखिए आपको सरल सूक्ष्मदर्शी कहे या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, उसमें आपको जब भी वो काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक, वास्तविक के बात नहीं चलता, इसमें काल्पनिक ही चलता है, यानी कि वास्तविक का दो का ऑप्शन कट गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझिए, यानी जब सरल सूक्ष्मदर्शी कह दिया या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी कह दिया, अगर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कह देता है, तो उसमें वास्तविक होवे नहीं करता है, यानी कि पहला बात जिसमें वास्तविक है वो कट गया। अब बचा मेरे पास यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक है, बोलिएगा इसमें से कौन सा ही होगा, ये भी बात है। देखिए यहाँ पर सरल किससे लिखाता है, सरल स्व से लिखाता है, तो स्व यानी कि सीधा क्या होता है, स्व से लिखाता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा। सिंपल समझिए, यानी कि जैसे सरल कह दिया, सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी कि काल्पनिक तो होगा, यह तो पता है आपको काल्पनिक होगा, दोनों में काल्पनिक होता है, खगोलीय या सरल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, काल्पनिक, तथा उल्टा होगा या सीधा, इसमें कंफ्यूजिंग होता है, तो क्या स्व से सीरल होता है, स्व से सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर खगोलीय कह दिया तो उसमें तो काल्पनिक होगा, अब काल्पनिक तो आपको पता है काल्पनिक होगा, अब सीधा होगा कि उल्टा, तो आपको पता है सरल के लिए सीधा होता है, सरल के लिए सीधा होता है, यानी कि खगोलीय के लिए उल्टा होगा, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ ट्रिक था, समझ लीजिए, आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु यानी कि किसी वस्तु का मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। जब भी कोई रेटिना पर जब हम वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, तो क्या होता है, उसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन क्या है, यानी किसी वस्तु यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 मीटर के निकट, यानी कि 2 मीटर के निकट वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यानी कि कभी हम कह सकते हैं,
यानी कोई व्यक्ति है उसको 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर है, इससे निकट की वस्तुओं को हम नहीं देख पा रहे हैं, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते, तो दृष्टि दोष होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष की डिफिनीशन क्या होता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी कि हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष में यही होता है कि यानी कि दूर के वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। यानी कि जब निकट यानी कि 2 मीटर के कम है, यानी कि निकट प्रॉब्लम है, यानी कि निकट को हम नहीं देख पा रहे हैं, दूर को देख पा रहे हैं, निकट नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको डिफिनीशन समझ लीजिए, निकट कह दिया यानी कि निकट अगर दूर दृष्टि दोष है और जिस दोष रहता है उसको हम देख पाते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर के वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बात होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या की असमानता के कारण, यानी कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष, यानी कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या के असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष क्या होता है, तो अबिंदुकता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब नेत्र लेंस यानी कि जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूर वस्तुओं से आने वाली किरण रेटिना पर फोकसित, रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, जब कोई व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे कोई मैन है जिसका आँख यहाँ पे है मान लीजिए, तो यहाँ पे रेटिना रहता है, एक रेटिना होता है, आप समझे होइएगा। तो जब भी जो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूर से आने वाली वस्तुओं की किरण रेटिना से पहले, यानी कि जो रेटिना है उससे पहले फोकस होता है, यानी कि रेटिना पर बेसिकली फोकसित नहीं होकर उससे पहले ही फोकसित हो जाती है, तो फोकसित हो जाती है, तब व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होगा, कौन सा दृष्टि दोष होगा, अबिंदुकता होगा, यानी कि वो किसी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब रेटिना पर जब उसका फोकस जेबे नहीं करेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, तो कैसे किसी वस्तुओं को देख पाइएगा, तो क्या होगा, अबिंदुकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब एक व्यक्ति अपने चश्मे को यानी चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है, यानी कि कोई भी चश्मा है उसको लेंस को फ्रेम में घुमाता है, क्या कहता है, फ्रेम में घुमा रहा है, ये चश्मा कहती है लेंस, उसको फ्रेम में घुमाता है और पता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, उसको पता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, तो इससे पता चलता है कि उस जिस प्रकार का दृष्टि दोष है, यानी कि किस प्रकार का दृष्टि दोष उसके अंदर है, तो किस प्रकार, एस्टिग्मेरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्टिग्मेरिज्म जो दृष्टि दोष होता है वही व्यक्ति का दृष्टि दोष है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको निवारण के लिए उपयुक्त क्या होता है वह पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइफोकल लेंस, यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं हम जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए, यानी कि देखने के लिए। जब कोई ज़्यादा दृष्टि दोष से ग्रसित आँख होता है उसमें क्या कौन सा लेंस लगता है, तो बाइफोकल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे एक ट्रिक समझ लीजिए। अब निकट होता है, एक दूर होता है, इसमें ट्रिक समझना है। निकट कितने अक्षर से लिखा हुआ है, निकट कितने अक्षर, निकट 3 अक्षर से लिखा हुआ है, यानी कि 4 अक्षर में चले आइए, यानी कि निकट 3 अक्षर, यानी कि दूर कहे दूर 2 अक्षर, यानी कि 3 अक्षर में चल जाइए, यानी कि जितने अक्षर से लिखा हुआ उससे 1 अक्षर ज़्यादा चल जाइए। आप कहिएगा निकट 3 अक्षर तो 3 अक्षर उत्तर होता है, नहीं, ऐसा नहीं, 1 अक्षर ज़्यादा जाना पड़ता है, तो आपको सही होगा। ट्रिक है या ऐसा नहीं कि कुछ है, ऐसा अपना से बनाया गया ट्रिक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ कभी कभी दूर तो 2 अक्षर यानी कि 3 अक्षर उत्तर लेंस, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी आपको ट्रिक समझा, आप आराम से बता सकते हैं, तो इसका लेंस, इसका आपका आप कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन आंसर दीजिए। अभी बता दिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अक्षर से है दूर, तो उसके बाद आप वही बता सकते हैं कितने अक्षर में जाना चाहिए, तो इसका कमेंट कीजिए आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नहीं देख पाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वह क्या नहीं देख पाता है। देखिए आपको पता है, जब दूर दृष्टि दोष से कोई भी ग्रसित आंख होता है यानी कि दूर की वस्तुओं को देख पाता है, यानी कि जब दूर दृष्टि दोष से जब कोई भी ग्रसित आंख होता है यानी कि दूर की वस्तुओं को देख पाता है और निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यही ना होता है।
यानी कि देखिए जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुओं को हम देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर दृष्टि दोष में होता है दूर के वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो वही कह रहा है दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति आंख नहीं देख सकता, तो क्या नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन, आंख के निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता कहते हैं। देखिए आंख के निकट और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने यानी कि स्पष्ट देखने की क्षमता क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 डायोप्टर यानी कि 4 डायोप्टर क्षमता के आभासी लेंस, यानी कि 4 डायोप्टर क्षमता के आभासी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया जाता है। क्या होगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया गया है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो 1 + d/f होता है। क्या होता है, 1 + d/f, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बात करें, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात था, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया, क्या दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें, यहाँ ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक ही क्वेश्चन है तो उसको हटाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का ए साई मात्रक होता है, तो क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डायोप्टर। क्या होता है, डी से डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आपके सामने था, मतलब टोटल क्वेश्चन आपका 55 था इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना मेहनत से आपको टाइपिंग करके इतना मेहनत से दिया, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा यार, दोस्तों को बताइएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।